हेलो स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूं आपकी जेई और नीट की तैयारी अच्छी चल रही होगी और हमारे क्रैश कोर्स से आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। तो अभी तक हमने 11th वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आपने अच्छे से सारे टॉपिक्स को समझा होगा। अगर किसी कारण से अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है तो अब भी कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आज से हम 12th वाले टॉपिक्स शुरू करेंगे। तो जो बच्चे 11th से 12th में आए हैं वो भी 11th वाले टॉपिक्स को एक बार जरूर देखें, जिससे उनका पूरा 11th का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और 12th क्लास में उनको बेनिफिट मिलेगा। और जो बच्चे इसी साल जेई या नीट में अपीयर हो रहे हैं वो पूरे क्रैश कोर्स का फायदा उठाएं, जिसमें हमने लेक्चर्स भी रखे हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी रखे हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और उनका एप्लीकेशन पार्ट भी क्लियर होगा। तो आज से हम शुरू करेंगे 12th वाला पार्ट और पहला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हमें आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं आज से आगे की तैयारी। गुड लक। तो चलिए आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज जो पार्ट 1 है उसमें हम कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और देखिए ये क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा जो कंटेंट है वो आपको क्विकली कवर कराया जाएगा, आपको भी ये समझ आना चाहिए। और अगर किसी को लगता है नहीं बहुत ही फास्ट हो रहा है, हमारी लर्निंग इतनी फास्ट नहीं है, तो फिर हमारी ऐप पर फुल कोर्सेज भी हैं जहां पर पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक को समझाया गया है। तो वहां से आप डिटेल में सब कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्या होता है? तो चार्ज बेसिकली किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के कारण। कोई भी बॉडी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को किसी बॉडी से निकाल लिया जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस डेवलप ऑन अ बॉडी ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज डेवलप ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं चार्जेस की? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, एल्जेब्रिकली ऐड होता है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। नेट चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है। ठीक है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिस पर ना तो कोई चार्ज आ सकता है ना जा सकता है, उसका नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, ई जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ई की जो वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट होती है। चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है। ये बताना इसलिए जरूरी है कि मास जरूरी नहीं है चार्ज के साथ। मास बिना चार्ज के भी हो सकता है, लेकिन चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और रेफरेंस फ्रेम। तो चार्ज स्पीड और रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। ये भी बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मास करता है। मास के लिए एक फॉर्मूला है, आपने सुना होगा, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो मास जब स्पीड बढ़ती है तो मास बढ़ता है, लेकिन नॉर्मली मैकेनिक्स में हम देखते हैं मास को कांस्टेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम है तो मास का जो वेरिएशन है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, चार्जिंग के जो मेथड होते हैं कॉमन, वो होते हैं फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। इन मेथड से हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन में दो बॉडीज को रब करते हैं जिससे एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इंडक्शन में एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज कंडक्टर के पास लाते हैं, तो अनचार्ज बॉडी के जो चार्जेस हैं वो क्या होते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं ड्यू टू इंडक्शन, और फिर उसको ग्राउंड करके हम चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन में एक चार्ज बॉडी को दूसरी, मतलब चार्ज कंडक्टर को दूसरे चार्ज कंडक्टर से कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं,
जिससे चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो ये कॉमन मेथड्स होते हैं चार्जिंग के। अब जो इंपॉर्टेंट इसमें रूल है, लॉ है, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है R, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स वो क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये किसमें है, वैक्यूम में। इसको हम कई बार K से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज डिनोटेड बाय K ऑल्सो। तो वैक्यूम में फोर्स होता है Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मीडियम में यहां पर एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R आ जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो बेसिकली देखोगे क्या चेंज आया यहाँ पे, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन R आ गया। तो हम फोर्स इन मीडियम को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स को क्या लिखा जाता है, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R क्यूब। यहाँ पे R वेक्टर जो होता है, R वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज जिस पर फोर्स निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज जिसके कारण फोर्स निकालना है, ठीक है। बाकी ये आपको पता ही होगा, एप्सिलॉन नॉट जो है ये कहलाता है परमिटिविटी, सॉरी यस, permeability of free space, wait, sorry, permittivity of free space, epsilon r कहलाता है permittivity of, relative permittivity of medium, epsilon not epsilon r कहलाता है permittivity of medium, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। और अब हम बात करते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर एक चार्ज Q है और कुछ चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Q4, तो एक चार्ज का फोर्स दूसरे चार्ज पे जो बाकी चार्जेस हैं उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब Q1 Q पे जो फोर्स लगाएगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि Q2 Q3 Q4 वहां पर है या नहीं है। तो Q1 Q पे जो फोर्स लगाएगा वो ऐसे ही लगाएगा जैसे दो चार्जेस के बीच में लगता है K Q1 Q बाय इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे। ऐसे Q2 का फोर्स Q1 Q3 Q4 की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सारे चार्जेस इंडिविजुअली अपना अपना फोर्स लगाएंगे और जो नेट फोर्स होगा इन सभी फोर्सेस का वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाता है। तो 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर केप्ट एट 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। तो 3 चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, किसी एक पर नेट फोर्स हमें बताना है और ट्रायंगल की साइड है ए। तो ये ए साइड का ट्रायंगल है, कोई भी एक चार्ज देख लो, जैसे ये चार्ज है। अब लाइक चार्जेस हैं तो लाइक चार्जेस क्या लगाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये वाला चार्ज जो है इस पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो देखो जब हम इस पे फोर्स बताएंगे तो इस पे हमें एरो बताना है। तो ये वाला जो चार्ज है राइट साइड में जो क्यू चार्ज, सॉरी लेफ्ट साइड वाला जो क्यू चार्ज है नीचे की तरफ, वो रिपेल करेगा इस चार्ज को, इस पे फोर्स लगाएगा यहां पर। ऐसी जो राइट साइड में नीचे की तरफ क्यू चार्ज है वो अपने से दूर फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये ऐसे फोर्स लगाएगा। अच्छा, बाय सिमेट्री इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये फोर्स लग गया इस चार्ज पे। अच्छा, अब क्या होता है इसमें, कई बार स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। हमें कहता है कि नेट फोर्स में फोर्स ऐड करना है तो वो 2f कर देते हैं, 2kq स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ऐसा नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर रिजल्टेंट हमें लेना है। तो या तो हम वेक्टर रिजल्टेंट कैसे लेते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो या तो ऐसे ले, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर्स है तो उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर पे आ जाएगा। और ये एंगल अगर थीटा है, ये थीटा है, तो हम सिमेट्री से बोल सकते हैं कि जिस लाइन से एफ का कंपोनेंट थीटा है वहां एफ कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, यहां से भी एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा वाला ऐड हो जाएगा और एफ साइन थीटा वाला कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, तो एफ रिजल्टेंट वुड बी 2f cos थीटा। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो बाय सिमेट्री से ये जो ऊपर बनेगा दो एफ के बीच में, ये भी 60 डिग्री होगा, उसका आधा हो जाएगा 30 डिग्री।
तो 2f cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज √3/2, तो दिस इज इक्वल टू √3f। तो ये फोर्स हो जाएगा और f की वैल्यू क्या है, kq²/a², तो √3kq²/a², ये फोर्स आ जाएगा ऊपर वाले चार्ज पे। ऐसे हर एक चार्ज पे सेम फोर्स होगा और सेंटर से अवे डायरेक्शन में होगा। तो इसको देख लीजिए, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी इन विच इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड किसको बोला जाता है? जगह को, स्पेस को, रीजन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी भी चार्ज के आसपास वो पूरी स्पेस, वो पूरा रीजन जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है, उसको अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पेस या रीजन हो गई। अब मेनली जब हम मैथमेटिकली बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसकी स्ट्रेंथ की, इंटेंसिटी की, कि कितना ज्यादा या कम फोर्स लगा सकता है। तो जब नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज करते हैं तो मेनली किसकी बात कर रहे होते हैं? स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। और वो कैसे डिफाइन की जाती है? तो स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी हमने किसी पॉइंट पे एक चार्ज रखा और उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स F लगा, तो F डिवाइडेड बाय Q0, Q0 इज टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जनरली Q0 को बहुत ही कम रखा जाता है जिससे कि वो Q0 जो वो एक्चुअल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट ना कर दे, क्योंकि अगर Q0 बहुत बड़ा चार्ज होगा तो उसके कारण दूसरा जो चार्ज हमारा सिस्टम है जिसके कारण फील्ड निकालनी है, उसमें इंडक्शन के कारण क्या हो सकता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिकली Q0 को बहुत कम रखा जाता है। थ्योरेटिकली हम Q0 को 1 कूलम बोल देते हैं, जबकि 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। थ्योरेटिकली हम कई बार ऐसा बोल देते हैं कि किसी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज, मतलब यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन प्रैक्टिकली Q0 जो है बहुत ही स्मॉल चार्ज होना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें पता होनी चाहिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज Q0 को पॉजिटिव रखा तो देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के साथ एक पॉजिटिव स्केलर मल्टीप्लाई होगा। तो वेक्टर के साथ एक पॉजिटिव स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्शन सेम रहती है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है, उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, व्हाइल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टुवर्ड्स इट। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे हमेशा अवे होगी। वैसे भी देखो, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और अगर एक नेगेटिव चार्ज होगा, उसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो पॉजिटिव को वो अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होती है। ऐसा यूनिट जो होती है इसकी न्यूटन पर कूलम होती है। हम समझ सकते हैं फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT-3A-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, MLT⁻3। कैसे आया ये? तो फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है MLT-2 और चार्ज का होता है AT, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां से? ML, ये T ऊपर जाएगा, नीचे वाला तो माइनस हो जाएगा, ये भी, तो T-3A-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है, यानी कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस होंगे तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर समेशन आ जाएगा। चलो ये एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें और आंसर निकालने की कोशिश करें कि क्या आंसर आता है। देखो अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछिए विच वुड बी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -10 माइक्रोकूलम। तो चार्ज जो है वो है -10 माइक्रोकूलम और उसका मास है 10 मिलीग्राम,
अब इसको जस्ट बैलेंस करना है। तो एक तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, तो वेट कितना हो गया इसका mg, और एक लग जाएगा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, वो कहां लगना चाहिए ऊपर। क्यों, तभी बैलेंस हो पाएगा। वेट तो हमेशा नीचे लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग जाए। अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी तभी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे होना पड़ेगा। अब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ E। तो इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू mg के बराबर हो जाए, वेट के बराबर हो जाए। तो Q इंटू ई, क्यू कितना है 10 माइक्रो कूलम, तो 10 इंटू 10 की पावर -6। ई हमें बताना है, वेट देखो मिलीग्राम में। अब यहां भी एक कंफ्यूजन हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है कि हम इसको क्या लिख देते हैं 10 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ग्राम इज नॉट एसआई यूनिट। बस हम कई बार इतना ही कन्वर्जन करके यूज कर लेते हैं, तो हमें एसआई यूनिट, सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वर्क करना पड़ेगा। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -6 केजी आएगा। तो जो वेट है ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10। तो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 10 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आएगा, और डायरेक्शन कहां की तरफ आएगी, डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये हम इस तरह से बता सकते हैं। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप देख सकते हैं इसको। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है, किस डायरेक्शन में होती है। तो अगर एक पॉइंट चार्ज है जिसकी फील्ड हमने ऑलरेडी देखी कि क्या आ जाएगी, KQ/R²। अच्छा, आई कहां से, ये सारी चीजें वही हमने जो डेफिनेशन देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जिस भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दें, टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स लिख दें, और फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें, तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है KQ/R²। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, KQ/R² मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर यूज कर लिया। और अगर हम पूरे वेक्टर फॉर्म में बात करें तो आ जाएगा KQ/R⁻²। अब इसमें आर वेक्टर जो है, इससे क्या हुआ, एक मैग्नीट्यूड और ऐड हो गया आर का, तो इसलिए हमें नीचे भी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो KQ/R⁻²। अब आर वेक्टर यहां पे क्या होता है, आर वेक्टर जो होता है वो होता है चार्ज से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, आर वेक्टर इज वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सोर्स चार्ज टू द टेस्ट पॉइंट। क्यू क्या है, क्यू सोर्स चार्ज है जिसके कारण हमें फील्ड निकालनी है। और ये पॉजिटिव चार्ज से कैसी आएगी, अवे नेगेटिव चार्ज की तरफ, जैसा हमने पहले भी देखा था। अगर ग्राफिकली वेरिएशन देखें तो E वर्सेस R का, तो R 0 को अप्रोच करेगा तो E इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, R इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो E 0 को अप्रोच करेगा। अच्छा, ऐसे अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग एक चार्ज है तो उसके कारण जो फील्ड है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगी, नेगेटिव होगा तो इसकी तरफ होगी। कितनी होती है, 2k λ/r इंटू आर कैप। ठीक है, 2k λ/r, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इस पैसे भी लिख सकते हैं λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू आर कैप। आपने जैसे भी याद रखा है उस तरह से यूज कर सकते हैं। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है इसमें, और ये तभी एप्लीकेबल है जब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से, आर यहाँ पे कोई ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है, आर उस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, और आर कैप रेडियल डायरेक्शन में वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर या यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं अगर आर कैप हम यूज कर रहे हैं तो। इसका भी ग्राफ देखेंगे तो रफली इसी तरह से आएगा, मतलब सेम नहीं है। यहाँ पे पॉइंट चार्ज में 1/r² के प्रोपोर्शनल है, इस लाइन चार्ज के लिए 1/r के प्रोपोर्शनल है। अगर r 0 को अप्रोच करेगा तो E इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, R इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो E 0 को अप्रोच करेगा। अगर एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन शीट है, एक शीट है उस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो जो कि यूनिफॉर्म है,
तो इसमें फील्ड क्या आ जाती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यूनिफॉर्म फील्ड आती है, मतलब हर पॉइंट पे फील्ड एक जैसी होगी, कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये भी कैसी होगी, शीट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, बाकी हाँ, राइट में अगर राइट की तरफ है पॉजिटिव चार्ज होगा तो लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ होगी। अगर नेगेटिव सिग्मा होगा तो उसकी तरफ होगी, तो राइट में लेफ्ट की तरफ होगी, लेफ्ट में राइट की तरफ होगी। अगर एक यूनिफॉर्मली, अच्छा इसका ग्राफ अगर देखें, सॉरी पिछले वाले का, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा क्योंकि फील्ड कैसी आ रही है, यूनिफॉर्म फील्ड आ रही है। अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है तो उस रिंग के एक्सिस पर अगर बात करें तो सेंटर पे तो फील्ड जीरो होगी। सेंटर पे क्या होता है, जो अपोजिट एलिमेंट्स हैं उनकी फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। लेकिन एक्सिस पर जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट्स की फील्ड ऐसे आती है, इस एलिमेंट की ऐसे आएगी, इसकी ऐसे, और ऐड होके एक्सिस के अलाउंग नेट फील्ड आ जाती है। और वो किसके बराबर आती है, वो आती है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। क्यू क्या है, यहां पर क्यू है टोटल चार्ज ऑफ द रिंग, रिंग पे टोटल कितना चार्ज है। एक्स क्या है, एक्स है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो सेंटर से डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की ये एक्स होती है। ठीक है, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इसमें भी हम देखते हैं कि सेंटर पे फील्ड जीरो होती है। आर को अगर हम इंफिनिटी कर देंगे, मतलब या एक्स को इंफिनिटी कर देंगे, तो फिर से फील्ड जीरो हो जाएगी। तो जीरो और जीरो दो मिनिमम के पॉइंट है, तो बीच में एक मैक्सिमम आएगा ही। दो अगर मिनिमा कहीं भी आते हैं, कभी भी दो मिनिमा आएंगे तो एक मैक्सिमा बीच में जरूर आना पड़ेगा। तो एक मैक्सिमम का पॉइंट भी हमें मिलता है, और ये याद रखना, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मैक्सिमा का पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर होता है, r/√2 पर होता है। तो r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, और r/√2 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में तो मैक्सिमम फील्ड भी आ जाएगी। कई लोग उसको भी याद रखते हैं, रख सकते हैं, नहीं भी रखते तो कम से कम पॉइंट याद रखना है कि r/√2 पर फील्ड मैक्सिमम होती है। ग्राफ देखेंगे तो पहले 0 से r/2 तक बढ़ेगा, r/√2 तक बढ़ेगा और फिर कम होगा और इंफिनिटी पर 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर एक इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग शीट है, तो एक कंडक्टिंग शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज जो भी है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अगर टोटल चार्ज हमने क्यू दिया तो Q/2 एक तरफ आ जाता है। नॉन कंडक्टिंग में क्या है, हमने यहां पे चार्ज को छोड़ दिया, वहीं का वहीं है। तो अगर शीट का एरिया ए है तो सिग्मा Q/A आ जाता है नॉन कंडक्टिंग के केस में। कंडक्टिंग के केस में चार्ज दोनों सरफेस पे डिवाइड हो गए, दोनों तरफ एरिया ए है, तो जो सिग्मा है यहां पर वो क्या हो जाता है, Q/2A। अब फील्ड दोनों तरफ से आती है, ये वाला सिग्मा भी फील्ड जनरेट करेगा, लेफ्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी। तो फॉर्मूला वही है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर भी एक हिस्से के कारण, जैसे एक सरफेस के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया, दूसरे सरफेस के कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया, तो मिलकर क्या हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ चार्ज इट रिमेन्स सेम। अगर टोटल चार्ज Q है तो देखोगे सिग्मा कितना है, Q/2A, तो Q/2A एप्सिलॉन नॉट आएगा। और नॉन कंडक्टिंग में भी अगर टोटल चार्ज Q है, फील्ड क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, Q/A। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q/2A एप्सिलॉन नॉट आएगी। तो इस पे भी कई बार सवाल आ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज, चाहे वो कंडक्टिंग शीट हो चाहे नॉन कंडक्टिंग शीट हो, फील्ड सेम रहती है, सिग्मा बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। हाँ, सिग्मा की टर्म्स में लिखने में अंतर आता है। नॉन कंडक्टिंग में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है और कंडक्टिंग में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि चार्ज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ग्राफ इसका भी ऐसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू आर एक्सिस। अगर एक हॉलो कंडक्टिंग, ठीक है, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, मतलब एक शेल है, बेसिकली हॉलो स्फेरिकल शेल है, या कंडक्टिंग स्फीयर है। देखो ये भी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर में हम जितना भी चार्ज देते हैं वो कहां चला जाता है, उसके सरफेस पे। तो अगर एक खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है, जिसको स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं, ये कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, और एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, उसमें भी सारा चार्ज कहां आ जाएगा, सरफेस में। इसमें तो चार्ज दे ही सरफेस पे पाओगे क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो चार्ज कहां से आएगा।
और कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो आइसोलेटेड सॉलिड कंडक्टर है, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, तो इसका भी बिहेवियर एक हॉलो स्फीयर की तरह होता है। तो एक हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है। ठीक है, आर लेस देन आर, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर। तो अगर सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और ग्रेटर देन आर, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये चीज एक्चुअली इसके लिए है, ऊपर वाले पार्ट के लिए। तो अगर बाहर की बात करें, सरफेस से बाहर किसी भी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के जैसी होती है, जिस पॉइंट चार्ज को हम उस स्फीयर के सेंटर पे मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, तो अगर एक हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, या एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, और बाहर एक पॉइंट चार्ज के जैसी होती है। वो पॉइंट चार्ज कहां रखा हुआ मान सकते हैं, उसके सेंटर पे। क्या फील्ड होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, स्मॉल आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है जो एक वेरिएबल है, कैपिटल आर रेडियस है इस हॉलो स्फीयर का। ग्राफ देखेंगे तो अप टू कैपिटल आर फील्ड इज जीरो, ये फील्ड जीरो रहती है। कैपिटल आर पे सडनली चेंज होकर कितनी हो जाती है, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और फिर 1 बाय आर स्क्वायर के फंक्शन से डिक्रीज होती है। इसमें ग्राफ्स पे भी कई क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ग्राफ का अच्छा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वो बेसिकली फील्ड का वेरिएशन ही है। फॉर्मूला पूछने की बजाय ग्राफिकल वे में उसको पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, हम चार्ज को पूरे अंदर वॉल्यूम में दे सकते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज दोगे भी तो सरफेस पे आ जाएगा। तो अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो इट इज सिमिलर टू हॉलो स्फीयर। लेकिन अगर एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो हम चार्ज उसके पूरे बल्क में, पूरे वॉल्यूम में चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अगर उसका जो अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या आ जाती है, के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। ठीक है, इन सबके डेरिवेशंस भी होते हैं, लेकिन अभी हम उनमें नहीं जाएंगे। बाकी मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर आपको पूरे डिटेल में सब चीजें पढ़नी है, समझनी है, तो हमारा जो फुल कोर्स है जिसमें हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वो हमारी ऐप पर आप आकर देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। यहाँ पर हम सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे और मेनली देखेंगे प्रॉब्लम्स में कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। तो जो रेडियस है, अगर ये कैपिटल आर से कम है तो क्या होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। हाँ, सेंटर पे जीरो हो जाएगी, लेकिन इन जनरल किसी भी पॉइंट पे आर के सेंटर से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ये भी काफी फॉर्मूला यूज होता है। और बाहर का बिहेवियर पॉइंट चार्ज जैसा ही होता है कि एक पूरे चार्ज को हम सेंटर पे पॉइंट चार्ज की तरह मान ले, और फील्ड एक पॉइंट चार्ज जैसे आ जाएगी, के क्यू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें अगर ग्राफ देखेंगे तो कैसा आएगा, पहले सेंटर से लीनियरली बढ़ेगा और फिर 1 बाय आर स्क्वायर के फंक्शन में जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ई है ये प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और यहाँ पे जो ई है ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं कैसे इनको यूज किया जाता है। 4 charges are placed at the corners of a regular pentagon. Find electric field at center. देखो अब इसको चार्ज क्वेश्चन को समझने से पहले, तो इसमें 4 चार्जेस, 5 दिखा रखे हैं, तो अभी चलो हम पहले थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक्चुअली क्या होता है। देखो इसमें कुछ और चीजें भी समझते हैं, जैसे एक हेक्सागन कई बार दे देते हैं कि एक हेक्सागन के सभी वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, आइडेंटिकल चार्ज रखा हुआ है, तो सेंटर पे फील्ड कितनी होगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, हम बोलेंगे इसकी फील्ड और इसकी फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएगी, ऑपोजिट चार्जेस की फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो सेंटर पे फील्ड जीरो आ जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है और ये पता होना चाहिए। अब कहते हैं कि हमने एक वर्टेक्स पे अगर चार्ज नहीं रखा तो सेंटर पे क्या फील्ड आएगी, तो भी हम कहेंगे कि इन दो की आपस में कैंसिल हो जाएगी, इन दो की आपस में कैंसिल हो जाएगी, बचेगी किसकी, इस वाले चार्ज की। तो ये एक फील्ड जनरेट करेगा, कितनी करेगा, के क्यू बाय जो भी ये डिस्टेंस, अगर आर है तो आर स्क्वायर। तो हेक्सागन वाले क्वेश्चन, हेक्सागन वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सही कर देते हैं, उसमें गलती नहीं होती। अच्छा, पेंटागन में अगर मान लो 5 वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं,
यहां पे कई बार क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट कि 4 की कैंसिल कर देते हैं और 1 की फील्ड बता देते हैं कि 4 की कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। देखो, कैंसिल होने के लिए फील्ड को बराबर भी होना पड़ेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आना पड़ेगा। पेंटागन में जो कोई भी दो चार्जेस आपस में 180 डिग्री पे नहीं होते। जैसे ये एंगल कितना आएगा 360/5, 72 डिग्री आएगा, ये भी 72 डिग्री। तो मैं ये चार्ज और ये चार्ज, इनकी फील्ड कैंसिल नहीं कर सकता। इस पॉजिटिव चार्ज की उससे अवे आएगी, इस पॉजिटिव चार्ज की इससे अवे आएगी। तो ये दोनों 180 डिग्री पर होते तो कैंसिल होते हैं। बराबर होगी ये, लेकिन कैंसिल नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, अब ये हमको मुश्किल लगने लगता है यार, पांचों फील्ड है, अब इनको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा या कंपोनेंट लेके ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे एक बात जो हमें याद रखनी है, समझनी है, कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, उसके सभी वर्टिसेस पे अगर आइडेंटिकल चार्ज रखे हैं तो सेंटर पे फील्ड हमेशा 0 आएगी। जैसे चाहे वो ट्राइंगल हो, कैसा ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल। रेगुलर का मतलब जिसकी सभी साइड बराबर है, ठीक है। एक ट्राइंगल हो, देखो जिसकी मतलब इवन नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उसमें ऑपोजिट वाले कैंसिल हो जाएंगे, उसमें 180 डिग्री एंगल आ जाता है। लेकिन ऑड नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो वो ऑपोजिट वाले 180 डिग्री पर नहीं आएंगे। अब लेकिन कैंसिल 0 क्यों हो जाएगा रिजल्टेंट? एक्चुअली वो जो फोर्सेस या फील्ड आएंगी वो सिमेट्रिक आएंगी, और अगर हम उनको लेकर एक के हेड से दूसरे की टेल जोड़ेंगे, दूसरे के हेड से तीसरे की टेल जोड़ेंगे, तो वो एक क्लोज्ड पॉलीगन बना लेगा। और वेक्टर ऐसे क्लोज्ड पॉलीगन बना लेते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाता है? 0। तो अगर रेगुलर पेंटागन भी है, उसके सभी वर्टिसेस पे चार्ज होंगे तो सेंटर पे फील्ड 0 आएगी। कैसे चार्ज होंगे? इक्वल चार्जेस होंगे। तो ये हमें याद ही रखना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले तो यही क्वेश्चन आ जाते थे कि पेंटागन के पांचों वर्टिसेस पे चार्ज रखे तो सेंटर पे फील्ड क्या हो जाएगी। तो ठीक है, ये बताने लगे लोग, याद रखने लगे 0। तो उन्होंने क्या बदलाव कर दिया, अब कर दिया कि 4 वर्टिसेस पे चार्ज है, मतलब एक वर्टेक्स पे चार्ज नहीं है, सिर्फ 4 वर्टिसेस पे चार्ज है। अब क्या फील्ड होगी? अब फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगते हैं कि 4 वर्टिसेस पे चार्ज हैं तो अब ये कोई कैंसिल भी नहीं होगा। अब इनका वेक्टर रिजल्टेंट निकालें और ये करें। देखो, तो उसमें भी क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर 5वें वर्टेक्स पे भी चार्ज होता तो फील्ड क्या होती? 0। यानी कि अगर मैं 5वें वर्टेक्स पे चार्ज रखता हूं तो बाकी चारों चार्ज की रिजल्टेंट फील्ड को कैंसिल कर रहा है। यानी कि ये अकेला उतनी ही फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा जितनी चारों मिलकर कर रहे होंगे, बस उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं एक प्लस क्यू रख दूं तो फील्ड 0 होगी। प्लस क्यू कहां फील्ड जनरेट करेगा? नीचे की तरफ। यानी कि बाकी चारों मिलकर फील्ड उसकी तरफ जनरेट कर रहे होंगे, खाली वाले वर्टेक्स की तरफ। और कितनी कर रहे होंगे? जितना ये प्लस क्यू अकेला करेगा। तो अगर ये डिस्टेंस जो है कुछ भी, ठीक है ना, अपन आर मान लें, तो कितनी फील्ड कर रहा होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर दे भी रखिए डिस्टेंस, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया। तो हमें 4 की फील्ड नहीं निकालनी। हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि अगर 5वां रखने से नेट फील्ड 0 हो रही है तो 5वें की फील्ड बाकी चारों की फील्ड को कैंसिल कर रही होगी। तो चारों मिलकर उतनी ही फील्ड जनरेट कर रहे होंगे जितनी वो 5वां रखने पे करेगा। बस 5वां जिस डायरेक्शन में करेगा वो चारों उसके ऑपोजिट में कर रहे होंगे, तभी 5वां रखने पर नेट फील्ड 0 होगी, क्योंकि उसकी फील्ड का मैग्नीट्यूड इन चारों की फील्ड के बराबर होगा और डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होगी। तो ये आंसर आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? उस वर्टेक्स की तरफ जहां पे चार्ज नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये? चलो, उसके बाद ये क्वेश्चन है, 2 कंसेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 ग्रेटर देन r1 हैव टोटल चार्जेस q1 एंड q2 रिस्पेक्टिवली। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ r। तो इसको ट्राई करो, आपको मैं 1 मिनट देता हूं। ठीक है, फटाफट करने की कोशिश करनी है सारे क्वेश्चंस। तो जो भी लोग YouTube पर इसको देख रहे हैं या अभी जूम मीटिंग में अवेलेबल हैं, उसको ट्राई कीजिए, देख लीजिए। क्या दे रखा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज शेल्स है। अब देखो, इसमें कंफ्यूजन कहां होता है बच्चों को कि वो जैसे अंदर वाली शेल की बात करते हैं, तो अंदर वाली शेल में क्या करते हैं, वो सिर्फ अंदर वाले की ही फील्ड की कई बार बात करते हैं। तो अंदर वाली शेल में कई बार क्या करते हैं, अंदर वाले चार्ज की ही बात करते हैं, बाहर वाले को भूल जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है, जैसे हमने देखा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक चार्ज की फील्ड दूसरी चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करती है, तो फील्ड सबके कारण आएगी।
तो जो पहला रीजन है E फॉर R लेस देन R1, इस रीजन का मतलब ये वाले रीजन की बात हो रही है। तो इस रीजन में अब देखो Q1 के अंदर है, ये पहली छोटी शेल के भी अंदर है, बड़ी शेल के भी अंदर है, और अंदर एक शेल के कारण फील्ड जीरो होती है। तो दोनों शेल्स के कारण जीरो हो जाएगी, Q1 वाले के कारण भी जीरो हो जाएगी, Q2 वाले के कारण भी जीरो हो जाएगी, तो नेट फील्ड जीरो आ जाएगी। सेकेंड जो रीजन है वो क्या कह रहा है, R1 लेस देन इक्वल टू R लेस देन R2। तो जो सेकेंड वाला रीजन है, वो सेकेंड वाला रीजन ये वाला रीजन है। अब ये वाला रीजन इनर शेल के बाहर है, तो इनर शेल के बाहर है, तो इनर शेल के बाहर उसका बिहेवियर पॉइंट चार्ज जैसा होगा। तो पॉइंट चार्ज की फील्ड क्या होती है, बाहर वाले पॉइंट के Q1 बाय R स्क्वायर, मतलब अंदर वाली शेल के कारण इस रीजन 2 में जो R1 से R2 के बीच में फील्ड क्या हो जाएगी, K Q1 बाय R स्क्वायर। किसके कारण, Q1 वाली शेल के कारण, छोटी शेल के कारण। लेकिन बड़ी शेल के तो अंदर ही है ये रीजन, और किसी भी शेल के अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो, तो Q2 वाले के कारण जीरो ही हो जाएगी फील्ड। तो जो नेट फील्ड आई इस रीजन में, ये K Q1 बाय R स्क्वायर ही आ जाएगी। अब हम बात करते हैं रीजन 3 की, E फॉर R ग्रेटर देन इक्वल टू R2। अब ये वाला रीजन R2, अब कौन सा रीजन की बात कर रहे हैं, ये बाहर वाले रीजन की बात कर रहे हैं, इस रीजन की। ये रीजन दोनों शेल के बाहर है, तो अंदर वाली शेल का भी बिहेवियर पॉइंट चार्ज के जैसा होगा, उसके सेंटर पे मान ले। बाहर वाली शेल का भी बिहेवियर पॉइंट चार्ज के जैसा होगा। तो अंदर वाली शेल के कारण क्या फील्ड आएगी, K Q1 बाय R स्क्वायर, बाहर वाली के कारण K Q2 बाय R स्क्वायर, या हम इसको क्लब करके ऐसे लिख सकते हैं K Q1 प्लस Q2 बाय R स्क्वायर। ये नेट फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहां पर उसको सॉल्व करके भी बता रखा है। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो रेडियल डायरेक्शन में आएगी, तो डायरेक्शन के लिए R कैप यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डिफरेंट रीजन्स में। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, और आपको अगर कोई भी कुछ कहना है, चाहे जो YouTube पर लाइव देख रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और ठीक है, तो रेगुलर ये क्लासेस जूम पर रहेंगी, जो भी कोर्स को एनरोल करेगा वो जूम पर डायरेक्ट कनेक्ट होकर देख सकते हैं। और बाकी YouTube पर भी इनको लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी। बाकी सिर्फ जो लाइव क्लासेस चलेंगी, जिसमें मैंने पहले ही बताया 12th वाला पोर्शन हम लाइव क्लासेस के थ्रू कंप्लीट करेंगे, और 11th वाला पोर्शन, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सब ऐप पर भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो इफ 2 point charges equal in magnitude Q and opposite in sign separated by a distance A such that the distance of field point R greater than A, the system is called a dipole. Okay, ठीक है, सॉरी मैं इसको क्वेश्चन की तरह समझने लगा था। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, तो डायपोल क्या होता है, थ्योरी तो लिखी हुई आप समझ सकते हैं। डायपोल क्या होता है, अगर दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दो पॉइंट चार्जेस हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। जनरली उस डिस्टेंस को हम 2a से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के, ऑपोजिट साइन के, वो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको डायपोल बोला जाता है। ठीक है, अब डायपोल का जो नेट चार्ज है वो तो क्या होता है, जीरो, तो नेट चार्ज इज जीरो। और एसआई यूनिट क्या होती है, अब देखो डायपोल मोमेंट एक टर्म डिफाइन की जाती है, ये यहाँ पे Q इंटू ए लिखा है, बाकी अगर हम 2a डिस्टेंस माने तो डायपोल मोमेंट, ठीक है ना, दिस इज डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है, एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो जैसे अगर a डिस्टेंस मानोगे तो a ले लोगे, हमने 2a मानी है तो 2a, यहां पर हमने a लिखा हुआ है अगर हम डिस्टेंस को a मान रहे हैं। बाकी ज्यादातर कैलकुलेशन में हम डिस्टेंस को 2a मान लेते हैं, फ्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मोस्टली डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से ली जाती है। तो सेंटर से अगर डिस्टेंस ली जाएगी तो क्या हो जाएगा कि हमें अगर डिस्टेंस डायपोल चार्जेस के बीच की a मानेंगे तो सेंटर और चार्ज के बीच की डिस्टेंस a/2 हो जाएगी। तो इसलिए ज्यादातर डिस्टेंस को 2a ले लेते हैं। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस,
और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होती है। ठीक है, तो डायपोल क्या होता है, दो पॉइंट चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन के स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उसको डायपोल बोला जाता है। इसके लिए एक डायपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है। डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होता है और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। नेट चार्ज डायपोल का 0 होता है। डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट होती है कूलम मीटर, चार्ज की कूलम, डिस्टेंस की मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला LAT, चार्ज का होता है AT, डिस्टेंस का L, तो LAT या ALT भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन देखें हम, तो सिस्टम हैज टू चार्जेस, एक चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, दूसरा चार्ज है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, लोकेटेड एट पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द नेट चार्ज? तो नेट चार्ज तो देखोगे जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, और बेसिकली एक डायपोल ही है, तो नेट चार्ज डायपोल का क्या होता है 0, या नेट चार्ज का मतलब दोनों चार्जेस का स्केलर एडिशन कर दें, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा इस सिस्टम का? तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो डायपोल मोमेंट, अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है डायरेक्शन वाइज, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ठीक है, एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो ये एक्चुअली चार्जेस किस पे रखे हुए हैं, Z एक्सिस पे रखे हुए हैं। ये मान लो Z एक्सिस है, A वाला पॉइंट है नेगेटिव Z में, तो A वाला पॉइंट नेगेटिव Z में, तो ये मैं ओरिजिन वाली लाइन मान लेता हूँ, इसको X एक्सिस मान लेता हूँ, YBC प्लेन में ऐसे होगी। ठीक है, तो A वाला पॉइंट हो गया 0,0, -0.15 मीटर, और B वाला पॉइंट पॉजिटिव Z एक्सिस पे 0,0,0.15। अब इस पे पॉजिटिव वाला चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की, यानी कि -k में आएगा, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.3। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁷, डिस्टेंस 0.3, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। और डायरेक्शन B से A की तरफ, या कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम दिया ही हुआ है, तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में ही लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में क्या बोलेंगे, -7.5 इंटू 10⁻⁸ k कैप। दिस इज द डायपोल मोमेंट वेक्टर। इस तरह से हमको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा कि डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ऐसे डायपोल के कारण कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो क्या होगी। तो देखो डायपोल है, अच्छा इसमें A मान के निकाल रखा है, कोई बात नहीं, A से भी निकाल सकते, तो A मानेंगे तो सेंटर से दूरी a/2 हो जाएगी। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो अब देखो अगर ये डिस्टेंस A है, सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस R है, तो पॉजिटिव चार्ज से वो डिस्टेंस हो जाएगी R - a/2, ये डिस्टेंस हो जाएगी R - a/2, और नेगेटिव चार्ज से वो डिस्टेंस हो जाएगी R + a/2। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण कितनी फील्ड आएगी, KQ/X, या R बोला है तो R भी बोलना चाहिए, वैसे यहाँ पे R ही कर दें इसको, तो R - a/2 का होल स्क्वायर, ये भी गलत कर रखा है, यहां आएगा इसको। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या डिस्टेंस आ जाएगी, KQ/R + a/2 का होल स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज नजदीक है तो उसकी फील्ड ज्यादा आएगी राइट की तरफ, नेगेटिव वाले की कम आएगी लेफ्ट की तरफ, तो ओवरऑल राइट की तरफ आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, ये R² है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका एलसीएम लिया तो R² - a/2 का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर, ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो R > A ये हम यूज करते हैं आइडेंटिटी, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाती है 2kp/r³, जो हमें याद रखना है। और जो फील्ड आएगी वो इसी डायरेक्शन में आएगी, और अगर हम नेगेटिव साइड में देखेंगे तो भी फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी, यानी कि चाहे हम पॉजिटिव साइड में बात करें चाहे नेगेटिव साइड में, फील्ड राइट की तरफ आ रही है। इस केस में राइट मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। तो
एक्सियल पॉइंट पर, मतलब एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे याद रखा जाता है, 2kp वेक्टर बाय आर क्यूब। पी वेक्टर क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में ही आएगी और मैग्नीट्यूड होगा 2kp बाय आर क्यूब। डायपोल पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो हमें डायपोल की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किस डायरेक्शन में आती है, ठीक है, तो वो हमको पता होना चाहिए। तो डायपोल की एक्सिस पे फील्ड क्या होती है, 2kp वेक्टर बाय आर क्यूब। उसके बाद हम बात करते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो इक्विटोरियल पोजीशन क्या होती है, दोनों चार्जेस को जो जोड़ने वाली लाइन है उसका बाइसेक्टर प्लेन, वो इक्विटोरियल प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ये दोनों चार्जेस हैं, इनको जोड़ने वाली लाइन है, इसका जो बाइसेक्टर प्लेन है ये इक्विटोरियल प्लेन कहलाता है। अब इसमें प्लस क्यू के कारण फील्ड उससे अवे आ जाएगी, माइनस क्यू के कारण उससे की तरफ आ जाएगी। अब सिमेट्री से दोनों फील्ड बराबर हैं तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे आ जाएगा। तो अगर एक फील्ड ई है दूसरी ई है तो रिजल्टेंट 2e cos थीटा, दिस इज द एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये भी थीटा एंगल के बराबर होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, लिख सकते हैं आप लोग, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी नेगेटिव के कारण यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ये फील्ड आ जाती है मैग्नीट्यूड वाइज kp बाय आर क्यूब। और ये देखोगे ये डायपोल मोमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है। डायपोल मोमेंट कैसे होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये फील्ड कैसे आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस kp वेक्टर बाय आर क्यूब, मतलब मैग्नीट्यूड kp बाय आर क्यूब होता है, माइनस ये शो कर रहा है कि डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब किसी एक जनरल पॉइंट पे बात करें, जनरल पॉइंट का मतलब कि ये डायपोल है। अब एक्सिस होती है, ये डायपोल वाली लाइन को एक्सिस बोला जाता है। डायपोल के परपेंडिकुलर वाले प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन बोला जाता है। अब जनरल पॉइंट मतलब कोई भी एक जनरल पॉइंट है P, इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर और एंगल है थीटा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब देखो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, दो कंपोनेंट कर देते हैं। एक अलोंग द आर वेक्टर दैट इज P cos थीटा, एक परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर P sin थीटा। अब P cos थीटा के लिए ये इक्वी एक्सिस वाली पॉइंट हो गया, P cos थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन हो गई, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो P cos थीटा के कारण फील्ड आ जाती है 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। P sin थीटा के लिए ये इक्वेटोरियल वाली पोजीशन आ जाती है, तो फील्ड आ जाती है kp sin थीटा बाय आर क्यूब। और इन दोनों का रिजल्टेंट नेट फील्ड हमें दे देगा, दिस इज E रिजल्टेंट, और उसका एंगल हमने मान लिया फाई है आर वेक्टर वाली डायरेक्शन से। तो ये नेट फील्ड क्या आ जाती है, kp बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या करेंगे इसको, ई रिजल्टेंट को अंडर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर। ई आर रेडियल डायरेक्शन वाली फील्ड, ई टी टेंजेंशियल डायरेक्शन वाली फील्ड। तो इसका जो नेट रिजल्ट आ जाता है kp बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको याद रखना है। और जो एंगल आ रहा है रिजल्टेंट फील्ड का आर वेक्टर से फाई, और tan फाई किसके बराबर होगा, तो tan फाई हो जाएगा ई टी बाय ई आर, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा tan थीटा बाय 2। तो ये भी हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए अब हम एग्जांपल करके देखते हैं कैसे इसको यूज किया जाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल एट अ डिस्टेंस r on the axial line from its midpoint is the same as that of electric field at a distance r dash on the equatorial line from its midpoint. Determine the ratio r to r dash. तो देखो क्या कह रहे हैं, देखो फिजिक्स में कभी भी कोई क्वेश्चन अगर कुछ क्लैरिटी नहीं हो तो पहले डायग्राम बना के थोड़ा सा समझ लो उसको। तो एक डायपोल मोमेंट है, क्या कह रहे हैं, इसकी एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पे है, ठीक है, और एक इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट है जो कि r डैश डिस्टेंस पे है, ठीक है, और दोनों पे सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो r बाय r डैश क्या होगा, तो r पे क्या होती है, ये आ जाती है 2kp बाय आर क्यूब। एक्सियल लाइन पे ये फील्ड होती है, इक्वेटोरियल पे होती है kp बाय r डैश का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इक्वेटोरियल पे 2kp बाय आर क्यूब, सॉरी एक्सिस वाले पे 2kp बाय आर क्यूब, इक्वेटोरियल पे kp बाय r डैश का क्यूब, और दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं पूछा हुआ है, तो पूछा है रेशियो r बाय r डैश का क्या होगा। kp से kp कट गया,
तो यह रहेगा 2 इज इक्वल टू आर क्यूब बाय आर डैश क्यूब, क्यूब रूट ले ले तो r बाय आर डैश इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3। तो ये आंसर आ जाएगा r बाय आर डैश का। तो इसका सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो हमें इस तरह से इसको अप्लाई करना आना चाहिए कि कैसे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इनमें देखो और भी प्रॉब्लम्स हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में। तो अभी क्या है कि जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म कोर्स है और पूरा कोर्स को कंप्लीट करने का टारगेट है मेनली जनवरी मिड तक। तो इसलिए इसमें हम बेसिक थ्योरी पे फोकस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में फिर और एप्लीकेशन देखेंगे इन कॉन्सेप्ट्स का कैसा होता है। तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज भी करें, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जब ऐप पर आप लोग कोर्स को एनरोल करेंगे और वहां से और प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है द लाइन ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन, अच्छा क्वेश्चन है सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक जो अब है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, ये कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, जैसे भाई कोई भी चार्ज रखा है उसके आसपास हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसको अगर विजुलाइज करना है उसके इफेक्ट को, तो हम क्या करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस बना देते हैं। और वो लाइंस इस तरह से बनाते हैं कि अगर हम किसी चार्ज के आसपास कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे, उस पर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उस पर हम ऐसे क्या करते हैं, एरो बनाते जाएं और उनको जोड़ते जाएं उस पॉइंट्स को। तो ऐसी कुछ इमेजिनरी लाइंस बनती हैं जिनको लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस बोला जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोला जाता है। और ये इस तरह से बनाई जाती हैं कि उस लाइन पर अगर किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। ठीक है, तो द लाइन ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी लाइन द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट ऑन इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जिसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी उस पॉइंट पर। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं कैसी होती हैं, इमेजिनरी, हमें दिखेंगी नहीं, हम अपनी सुविधा के लिए उसको बनाते हैं। दे नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मान लो, इस पर किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे इस पॉइंट पे, तो ये इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगी। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगी। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगी, इस तरह से। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ की जाती है। तो इमेजिनरी होती हैं, दे कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि क्रॉस करेंगी तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट की डायरेक्शन आ जाएंगी। अच्छा, अब तुम बोलोगे दो टेंजेंट आ गई तो क्या, देखो इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है, ये एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ये उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, तो इसलिए दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि क्रॉस करेंगी तो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कैन नेवर बी क्लोज लूप। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये कभी क्लोज लूप नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती, एक्चुअली क्या होता है इसमें कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती हैं। तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट करेंगी, तो कभी वापस वहीं पर आकर नहीं मिल सकती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट करती हैं, तो अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे अवे होती हैं फील्ड लाइंस। ठीक है, और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी तरफ होती है। और एक और चीज होती है, शायद आगे लिखा भी हो, ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फील्ड जो होती है वो ऐसी कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, क्योंकि क्लोज लूप बनाएगी तो उसी लूप पे अगर हम किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो उसमें हमेशा पॉजिटिव वर्क होता जाएगा और क्लोज लूप में वर्क नॉन जीरो आ जाएगा, जबकि कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज्ड लूप में वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद एक ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और इधर बताया हुआ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। तो क्या है कि द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो किसी भी चार्ज से जो लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं और किसी भी जो टर्मिनेट हो रही हैं वो उसके मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करती हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये -q चार्ज है, ये +3q,
तो प्लस वाले से ओरिजिनेट होंगी, ये तो फिक्स ही है, माइनस वाले पे टर्मिनेट होंगी, ये भी ठीक है। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स है तो इस पे 3 गुना लाइंस, 3 टाइम्स लाइंस हमें दिखानी पड़ेंगी। जैसे क्यू पे देखें, माइनस क्यू पे कितनी लाइंस हमने ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, जरूरी 3 ही हो, इस पे अगर 30 होंगी तो उसका 3 टाइम इस पे आ जाएगा। तो इसमें 3 अगर हमने ड्रॉ किए 1 2 3, तो इस पे 9 लाइंस ड्रॉ दिखानी चाहिए। देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लाइंस बना के दे देंगे, तो एक तो पूछ लेंगे कौन सा चार्ज पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, तो जिससे ओरिजिनेट होंगी वो पॉजिटिव, जिस पे टर्मिनेट होंगी वो नेगेटिव। फिर पूछ लेते हैं चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर एक से दूसरे में मतलब 5 टाइम्स लाइन है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर लाइंस ऑफ फोर्स एंड्स और स्टार्ट्स नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर का सरफेस है उस पे लाइंस परपेंडिकुलरली या नॉर्मली क्या करती हैं, ओरिजिनेट भी परपेंडिकुलर होंगी, टर्मिनेट भी परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। फिर इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रही है किसी रीजन में। तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वहां पर लाइंस ऑफ फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिर लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया normal to the area at a point represents magnitude of intensity. Crowded lines represent a strong field while distant weak field. अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं कि जहां पर लाइंस नजदीक नजदीक है, जैसे मैं यहां पर देखूं लाइंस नजदीक नजदीक है कंपेयर टू हेयर, तो जहां पर लाइंस नजदीक नजदीक होती हैं, क्राउडेड होती हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। जैसे हम एक पॉइंट चार्ज के लिए भी देखें, ठीक है, यहाँ पे मैंने बना रखा है, दोबारा अगर बना लूं मैं, एक पॉइंट चार्ज है, इससे लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो जहां पर नजदीक नजदीक है लाइन, यहाँ पे देखोगे लाइन डेंसिटी ज्यादा है, दूर जाओगे कम होती जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, दूर जाने पे कम होता जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके बाद tangent to the line of force at a point in an electric field gives the direction of intensity। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि टेंजेंट जो है लाइन ऑफ फोर्स पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देती है, ठीक है। सो अ पॉजिटिव चार्ज फ्री टू मूव फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी, ऐसा हमेशा फॉलो नहीं करता। अगर वो स्ट्रेट फील्ड लाइन होगी तो पॉजिटिव चार्ज उसको फॉलो करेगा या एक इंस्टेंट पे करेगा। अगर कर्व्ड लाइन होगी तो इस इंस्टेंट पे फोर्स लाइन के अलोंग लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे फोर्स इधर लगा तो उसकी वेलोसिटी इधर आ गई, आगे फोर्स इधर लगने लगा। तो जरूरी नहीं है कि कोई चार्ज लाइन ऑफ फोर्स को फॉलो करे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज फ्री टू मूव फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स इफ इट इज यूनिफॉर्म। अगर वो यूनिफॉर्म है तो करेगा, स्ट्रेट है, या यूनिफॉर्म की बजाय भी स्ट्रेट बोल दें, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म भी स्ट्रेट हो सकता है, इफ इट इज स्ट्रेट। तो अगर स्ट्रेट लाइन ऑफ फोर्स होगी तो पॉजिटिव चार्ज उसको एज इट इज फॉलो करेगा, अगर कर्व्ड होगी तो उससे डेविएट हो जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तक, ठीक है। अभी शुरुआत है तो थोड़ा स्लो भी रहते हैं, आगे स्पीड और बढ़ाएंगे। तो आगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और अगला पार्ट है उसको फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे।